devised एक नई व्यवस्था. By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. How could revenue be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? 19th सेंचुरी तक आते आते कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो गया था कि जो उन्होंने परमानेंट रेवेन्यू फिक्स किया है अब उसको बदलने की आवश्यकता है. जब कंपनी का शासन और व्यापार खर्चे चलाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो वह परमानेंट स्थायी रूप से कैसे उससे काम कर सकता है. In the northwestern province of the Bengal Presidency, most of this area is now in Uttar Pradesh. An Englishman called Holt Macaulay devised the new system which came into effect in 1822. He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be the preserved. Under his directions, collections went from village to village, respecting the land, measuring the field, and recorded the customs and right of the different groups. The estimate revenues of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each was added to the calculate the revenue village had to pay. This demand was to be revised periodically, not permanently fixed. The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the villager headman rather than the jamidar. This system came to be known as the Mahalwari system. बंगाल की जो प्रेसिडेंसी के बाद जो नॉर्थ वेस्टर्न के राज्य थे जो जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था, वहाँ के लिए होल्ट मैकाले एक इंग्लिश मैन थे जिन्होंने एक नई व्यवस्था को तैयार किया जिसे हम लोग महालवारी सिस्टम के नाम से जानते हैं और ये 1882 में शुरू की गई. मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारत में समाज जो गांव है वो एक सामाजिक संस्था है और उन्हें बचाए रखना चाहिए. उसने अपने कलेक्टरों को आदेश दिया कि वो गांव का दौरा करें, वहाँ की जो ज़मीन है उनकी जांच करें, खेतों को मापें और विभिन्न वहाँ के जो ट्रेडिशनल रीति रिवाज है उनको दर्ज करें. गांव का एक खेत को अगर हम जोड़ कर रखें, उनसे पैसे वसूल करने का अगर हम हिसाब लगाएं तो वह स्थायी रूप से तय नहीं किया जा सकता, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन करने चाहिए. राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने की जिम्मेवारी उन्होंने गांव के मुखिया को सौंप दी और इस व्यवस्था को महालवारी सेटलमेंट के नाम से जाना जाता था. द म्यूनरो सिस्टम इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडियाज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. जो ब्रिटिश थे उन्होंने कंट्रोल किया जो हमारे दक्षिण भारतीय इलाके थे उनमें उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट की जगह जो नई महालवारी सेटलमेंट को लागू किया. द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस्ड केम टू बी नोन एज द रेयोत, जिसे हम रेयोत के नाम से जानते हैं. इट वाज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड in some of the areas that were taken over by the company after the wars with Tipu Sultan, subsequently developed by Thomas Munro. This system was gradually extended all over South India. जब कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ युद्ध करके कंपनी द्वारा कब्जा किए गए इलाकों को इस व्यवस्था को आजमाते हुए देखा तो थॉमस म्यूनरे ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में इस पूरे स्थान पर उन्होंने इसको लागू किया. रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट, उनको ऐसा लगता था इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल
जमींदार की वहाँ पर कोई परंपरागत जमींदार तो है नहीं। The settlement, they argued, had to be made directly with the cultivators who had tilled the land for generations. उनको लगता था कि जो यहाँ के सीधे साधे किसान हैं, जिनको रेयत के नाम से जाना जाता है, वो इस व्यवस्था को अच्छे से आजमाएंगे, क्योंकि उन्हें पीढ़ियों से ज़मीन पर वो पीढ़ी दर बाई पीढ़ी वहाँ पर खेती करते हुए आ रहे हैं। Their field had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. Munro thought that the British, जो वहाँ से लगान वसूल किया जाता था, पहले तो उनको खेतों में सावधानीपूर्वक तरीके से, फिर उनका अलग से सर्वेक्षण किया जाता था, यानी कि उनको अलग से मापा जाता था। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। उनका मानना था कि जो पैटर्नल फादर है, अंग्रेज को उनका पैटर्नल फादर बनना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऑल वाज नॉट वेल, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं था। विदिन a few years after the new system were imposed, it was clear that all was not well within them, driven by the desire to increase the income from land. लेकिन जो ये नई व्यवस्था लागू की गई थी, इनके कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही सालों के अंदर कुछ समस्याएं दिखाई देने लगी। ज़मीन से जो आने वाली आमदनी थी, उसको बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने किसानों से ज़्यादा लगान लेना शुरू किया। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, जो किसान लोग थे, इतने हाई फिक्स्ड जो उन्होंने रिवेन्यू रखा था उसको पे नहीं कर पाते थे। रेयत फेल्ट द कंट्री साइड एंड विलेज बिकेम डेजर्ट इन मैनी रीजन्स, जिस कारण से किसानों ने, जो वहाँ के जमींदार थे, उन्होंने खेती करना छोड़ दिया और गांव के गांव वहाँ से वीरान होने, डेजर्ट मीन्स वीरान हो जाना, लोग अपने गांव छोड़कर भागने लगे। Optimists official had imagined that the new system would transform the peasants into rich, enterprising farmer, but this did not happen. अफसरों को आशा थी कि जो नई व्यवस्था वो किसान उनको ज़्यादा पैसे वाले बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रॉप फॉर यूरोप, अब यूरोप के लिए फसलें। The British also realized that the countryside could not only get revenue, it could also grow the crops that Europeans required. अब अंग्रेजों को ऐसा महसूस होने लगा, ऐसा रियलाइज्ड हुआ कि वे ग्रामीण क्षेत्र से ही जो टैक्स था, रिवेन्यू था, उसको प्रदान कर सकते। हालांकि वो यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से भी फसलों को पैदा करवा सकते हैं, उपज करवा सकते हैं। बाय द लेट 19th century, लेकिन 18वीं शताब्दी के आखिर तक the company was trying its best to expand the cultivation of ammonium and indigo. लेकिन कंपनी ने 18वीं शताब्दी में क्या किया? अफीम और जो नील की खेती होती थी, इंडिगो को बोलते हैं नील, और अपोमियम होता है अफीम, की खेती करने पर जोर दिया। इन द कंट्री एंड अ हाफ दैट अलाउड the British pressured or forced cultivators in various parts of India to produce their crops. उन्होंने क्या किया? आधे से ज़्यादा भारत के किसानों को फोर्स किया, उनको मारने पीटने लगे कि किसानों को मजबूर किया कि वो इस तरह की फसल अपने खेत में उगाए। जूट इन बंगाल, बंगाल में उन्होंने जूट करवाए। टी इन असम, असम में चाय बनवाई। वीट इन पंजाब, शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविजंस उत्तर प्रदेश, जो अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उन्होंने गन्ने की खेती बनवाई। वीट इन पंजाब, गेहूँ पंजाब में। कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब। राइस इन मद्रास, और मद्रास में उन्होंने की खेती बनवाई। हाउ वाज दिस डन, लेकिन ये ऐसा कैसे संभव था, कैसे करवाया? द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड टू एक्सपैंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। लेट अस मेक अ क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शंस।
ये उन्होंने कैसे किया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की जो फसलें थी उनको दूसरी खेतियों में फैलाने के बहुत सारे तरीके अपनाए। उनमें से इसी तरह की एक फसल का उत्पादन इस पद्धति को अच्छे से समझा सकता है। ये नीचे आपको एक डायग्राम के जरिए और नीचे एक्सप्लेन किया है। डज कलर हैव अ हिस्ट्री? क्या कोई रंग इतिहास है? क्या किसी रंग का भी कोई इतिहास है? फ्रेंड 6, आपको ये दो पिक्चर्स दी गई हैं साथ में, फिगर 5 और 6, जिसमें बताया गया है 2 इमेज ऑफ कॉटन प्रिंट। यह हमें कॉटन प्रिंट की तस्वीरें दी गई हैं। द इमेज ऑन द लेफ्ट, फिगर 5, जो लेफ्ट साइड हमें फिगर 5 दिया गया, सो आ कालमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। ये हमें कालमकारी के छापे की एक प्रिंट दिखाया गया है जो आंध्र प्रदेश के बुनकर्स ने बनाया है। ऑन द राइट इज अ फ्लोरा कॉटन प्रिंट डिजाइंड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉर्स। दूसरी तरफ जो ब्रिटेन के प्रसिद्ध कलाकार थे विलियम मॉरिस, उन्होंने इसको बनाया गया है। इसमें फूल, जो उन्होंने सिंपल प्रिंट बनाया था उसमें इन्होंने फूल पत्तियां बनाई है, जो कि पोइट भी थे और कलाकार भी थे 19th सेंचुरी में। देयर इज वन थिंग कॉमन, उन दोनों में समान चीज क्या थी कि इन दोनों में नीले रंग का यूज किया गया है। दोनों में जो प्रिंट दिया गया है वो उसी तरह का है। जो वहाँ के वो थे, किसान थे, उनसे उन्होंने इसी तरह से कलर दिलवाते थे, प्रिंट बनवाते थे। बोथ यूज अ रिच ब्लू कलर, दोनों में समानता सिर्फ ब्लू कलर की थी। कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, जिसे हम इंडिगो के नाम से जानते हैं। डू यू नो हाउ दिस कलर वाज प्रोड्यूस्ड? क्या आप जानते हो कि ये कलर किस तरह से पैदा किया जाता था? The blue that you see in these prints was produced from a plant called indigo. जो ये प्रिंट किया गया था, इसमें जो रंग आपको नीला दिखाई दे रहा है वो एक नील नाम के पौधे से, इंडिगो नाम के पौधे से निकाला जाता था। It is likely that the blue dye used in the Morris print in 19th century, जिस ब्लू कलर को मोरिस प्रिंट में यूज किया गया है 19th सेंचुरी में। ब्रिटेन वाज मैन्युफैक्चर्ड, ब्रिटेन में बनाया गया फ्रॉम इंडिगो से। प्लांट कल्टिवेटेड इन इंडिया, जो भारत में इंडिगो प्लांट उगाया गया है उससे ब्रिटेन में कलर तैयार किया गया। फॉर इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लाई टू इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट, भारत एक ऐसा पूरी दुनिया में नील की खेती करने वाला सबसे बड़ा रिसोर्सेज था। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, भारतीय नील की इतनी मांग क्यों हुई? द इंडिगो प्लांट ग्रो प्राइमली इन द ट्रॉपिक्स बाय द 13th century. India indigo was being used by cloth manufacturing in Italy, France and Britain to dye clothes. जो इंडिगो का प्लांट था वो ट्रॉपिक्स यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जैसे टुंड्रा वहाँ पर होती थी, लेकिन 13th सेंचुरी में इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में जो कपड़ा था उस कपड़े की जो रंगाई होती थी उसके लिए हमारे जो इंडिया में इंडिगो प्लांट तैयार किया जाता था उसका यूज होता था। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट, लेकिन जो यूरोप की मार्केट थी वहाँ तक तो बहुत ही कम इंडिगो पहुँचता था। एंड इट्स प्राइस वेरी हाई, और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। European clothes manufactured therefore had to be depend on another plant called wool to make violet and blue dye. फिर यूरोपियन कंपनी ने क्या किया, वो एक दूसरी तरह के पौधे पर डिपेंड रहने लगे जिसे वोड के नाम से जाना जाता था, जो बैंगनी, वॉयलेट और ब्लू कलर का तैयार होता था। बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेचर जोन, और वो हमारे एरियाज में होता था। वोड वाज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप, इसको यूरोप में आसानी से पाया जा सकता था। इट वाज ग्रोन इन नॉर्थन इटली, जो नॉर्थन इटली के अंदर उगाया जाता था। साउथर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन, carried by the competition from indigo.
अब वो लोग चिंतित हो गए। जो वोड और इंडिगो का कंपटीशन था उसको लेकर वो लोग चिंतित हुए। वोड प्रोड्यूस इन यूरोप प्रेस्ड देयर गवर्नमेंट्स टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ नील। इस जो कंपटीशन था इसको देखते हुए